नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी वीडियो परीक्षा, यानी कि दोस्तों 22 दिसंबर को जो ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था और उसकी सेकंड शिफ्ट में हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे तो उन सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक देखें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन आए दोस्तों उसे जरूर दबा दें, जिससे तुम्हें हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था जो पूछा गया था, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी कि दोस्तों जो वचन होते हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन चारों में बताना था कि कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था दोस्तों सखी सखियाँ, ये जो है सही नहीं है जोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है पूछा गया था। तो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया को बदला जाता है तो उस वाक्य को दोस्तों कर्मवाच्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, निम्नलिखित में से यानी कि दोस्तों ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें से बताना था कि भविष्य काल में जो है कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों भविष्य काल में जो वाक्य है वो है दोस्तों, मैं कल घूमने जाऊंगी। तो ये वाक्य जो था ये भविष्य काल में था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। यानी कि दोस्तों तू शब्द का हमें जो है सही बहुवचन बताना था, बहुवचन क्या होगा। तो तू शब्द का जो सही बहुवचन होगा वो होगा तुम लोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि सब समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं तो उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो जिस वाक्य में दोस्तों इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु ये शब्द जुड़ते हैं तो दोस्तों उस वाक्य को जो कहा जाता है वो संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। यानी कि दोस्तों इस वाक्य का बताना था कि ये वाक्य जो है किस प्रकार का है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, विधान वाक्य जो है ये वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, तुमको मुझे पढ़ाना है। तो इस वाक्य में अशुद्ध अंश को पहचानना था कि अशुद्ध वाक्य जो है कौन सा है, इसमें जो है अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इस वाक्य में जो अशुद्ध शब्द है वो है तुमको। यहाँ पर हो जाता तुम्हें मुझे पढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुमको इसमें अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, मुझे बाहर जाना है। तो ये वाक्य दिया हुआ था और इसमें बताना था रेखा की चिन्ह को पहचानिए। यानी कि यहाँ पर चिन्ह बताना था कि ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो इस चिन्ह को पूर्ण विराम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ यानी कि दोस्तों किसी भी वाक्य में अगर हमने किसी एक शब्द के नीचे रेखा खींच दी तो उस रेखा को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो उस रेखा को अधोरेख चिन्ह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। तो ये यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ था। तो ये बताना था कि इस मुहावरे का जो है अर्थ क्या होता है। तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है आंखें खोलने का, उसका अर्थ होता है भ्रम को दूर करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो यहाँ पर लोकोक्ति दी हुई थी, यानी दोस्तों इसको भी एक टाइप का ये मुहावरा ही होता है। तो आग लगने पर कुआं खोदने का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, पृथ्वी ग्रह तारों आदि का स्थान वाक्य के लिए उचित शब्द होगा। तो यहाँ पर उचित शब्द बताना था कि इनके लिए जो है कौन सा उचित शब्द होगा पृथ्वी ग्रह और तारों के लिए। तो इनके लिए जो उचित शब्द होगा वो होगा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जो है पृथ्वी ग्रह और तारे रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर समान अर्थ वाले जोड़े बताने थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो दोस्तों पार्वती और महेश्वरी जो है एक ही अर्थ देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन था पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं आती है। तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी के बताना था कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन सी बोली नहीं आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो नहीं आती है वो जयपुरी नहीं आती है, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये तीनों जो हैं भाषाएं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, तीनों बोलियाँ ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जयपुरी बोली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। यानी दोस्तों जिन राज्यों में हिंदी भाषा के राज्य हैं जिनों में हिंदी बोली जाती है, तो उन राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों हिंदी भाषा के अंतर्गत जो राज्य नहीं आता है वो महाराष्ट्र राज्य नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता कौन है, ये पूछा था क्वेश्चन में। तो आप सभी जानते होंगे रामचरित जो मानस के रचयिता है वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ था और इसका हमें हिंदी में अनुवाद करके बताना था। तो हमारा सेंटेंस था डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज़ दी बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ था, तो इसका हिंदी में अनुवाद करके बताना था। तो इसका जो सही हिंदी में अनुवाद होगा वो होगा पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद लिखिए। तो इस वाक्य का हमें जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था इस वाक्य को। तो इसका जो सही ट्रांसलेट होगा वो होगा एजुकेशन इज दी फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। तो ये इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो था दोस्तों पैसेज के आधार पर था। आपको एक पैसेज दिया हुआ था और उसके आधार पर जो है आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो पहले मैं आपको पैसेज पढ़ के बता देता हूँ। तो हमारा पैसेज था हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भाग दिए हुए थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और नीचे जो है पैसेज दिया हुआ था, पूरा पैसेज मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो पैसेज था भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। भक्तिकाल के कृष्णोपोषक सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। आगे था उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडंगन के सब दास वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रजभाषा में पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जनमान थे लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है कि वह सजीव हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वे जनमान थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे आज भी सदैव अमर हैं। तो ये जो है पैसेज था और आगे जो है इसके आधार पर क्वेश्चन दिए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये पैसेज में इन्होंने पहले ही कह दिया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं। तो सूरदास जी को पैसेज में बताया गया है भक्ति काल के कवि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। तो सूरदास जी की रचना बतानी थी। तो रामायणी जो है सूरदास जी की रचना नहीं है। सूरसावली, सूरसागर और साहित्य लहरी ये तीनों रचनाएं जो हैं पैसेज में दी हुई हैं। तो रामायणी जो है सूरदास जी की रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो श्रृंगार रस और वात्सल्य और शांत रस ये तीनों रस जो हैं पैसेज में दिए हुए हैं। कहा गया है कि तीनों रस जो है सूरदास जी की रचनाओं में पाया जाता है, लेकिन भयानक रस जो है सूरदास जी की रचनाओं में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था आधे अधूरे किस विधा की रचना है। यानी कि दोस्तों आधे अधूरे को बताना था कि ये कविता है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है। तो दोस्तों आधे अधूरे जो है एक नाटक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। तो छायावाद के रचनाकार बताने थे कि छायावाद के कवि कौन से हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो है छायावाद के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो हिंदी साहित्य को जो है 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। तो अगर दोस्तों मच्छरों से प्रकोप के शिकायत लिखनी है हमें तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी जी को लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है यानी कि वे स्वतंत्र होते हैं और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था ई बड़ी च छ ज और झ उड़ आदि का उच्चारण किससे होता है। तो ये जो उच्चारण होता है इनका तालव्य से होता है। तो इनको जो है तालव्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो पुस्तकालय शब्द जो होता है इसमें स्वर संधि होती है। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक प्लस आल्य हो जाएगा यानी कि दोस्तों ए और ए का मेल हो जाता। तो ये जो है हमारी दीर्घ संधि हो जाती है और इसमें स्वर संधि पूछा है। स्वर संधि जो है दीर्घ संधि जो है स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुंबई में गगनचुम्बी इमारतें बहुत हैं। रेखा के शब्द में कौन सा समास है। अगर दोस्तों आप गगनचुम्बी का समास विक्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों गगन को चूमने वाला। यही दोस्तों को आ रहा है तो ये जो होता है हमारा तत्पुरुष की पहचान होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से रेखा की शब्द क्या है। तो अपशब्द का पूछा है कि ये जो है क्या शब्द है। तो अपशब्द जो है एक उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अफसोस में नहीं जा सका रेखांकित शब्द का अवयव का प्रकार बताइए। तो अफसोस जो शब्द है इसमें बताना है कि कौन सा अवयव है। तो इसमें शोक सूचक अवयव है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द बताना है। तो कुकुर जो होता है एक तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसमें दोस्तों तद्भव शब्द बताना था। तो आलस जो होता है एक तद्भव शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इनमें से दोस्तों अर्ध तत्सम शब्द बताना था। तो दही जो होता है एक अर्ध तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो विदेशी शब्द बताना था। तो गिलास जो है एक विदेशी शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था गिलास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो यहाँ पर इन्होंने 4 शब्द दिए हुए हैं। इसमें बताना था कि संज्ञा जो है कौन सा शब्द है। तो अनुशासन जो होता है एक संज्ञा शब्द होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था आपकी सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो सर्वनाम बताना था। तो आप जो होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण बताना था। तो नैतिक जो है एक विशेषण शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है रेखा की शब्द क्या है। तो धीरे धीरे जो है हमारा क्रिया विशेषण शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है व्याकरण की दृष्टि से रेखा की शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर लेखा लेकिन जो शब्द है इसको बताना था कि ये कौन सा शब्द है। तो लेकिन जो है एक अवयव शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था रविवार है वह घर पर ही रहेगा रेखा की शब्द को पहचानिए। तो ही बताना है। ही जो है हमारा कैसा शब्द है। तो ही जो है एक निपात शब्द है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश शब्द का बताना था कि इनमें से पर्यायवाची नहीं है। तो व्योम भी आकाश का पर्यायवाची होता है, गगन भी, और रसाल दोस्तों आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है, नभ भी आकाश का पर्यायवाची होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, संतोष महाधन है, रेखा के शब्द में सटीक विलोम होगा। तो यहाँ पर संतोष का विलोम शब्द बताना था। तो संतोष का जो सही विलोम शब्द होता है वो होता है असंतोष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए थे। न्याय अन्याय यानी कि दोस्तों विलोम शब्द है, धरा पृथ्वी यहाँ पर ये भी इसका विलोम शब्द है, अचल अचला ये समान शब्द है, और मान अपमान ये भी दोस्तों विलोम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, अचल अचला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, दूसरों की बातों में दखल देना, एक ही शब्द क्या होगा। तो दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द बताना था। तो हस्तक्षेप होता है, अगर हम हस्तक्षेप करते हैं यानी दूसरों की बातों में दखल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है। तो यहाँ पर के निकट में बताना था कि के निकट जो है वो कैसा शब्द है। तो संबंध सूचक शब्द है के निकट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पर के लिए शब्द का अर्थ बताना था कि इसका जो है क्या अर्थ होगा। तो उपसर्ग जो है इसका सही अर्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। तो दोस्तों ये टोटल 50 क्वेश्चन थे हिंदी के, जो 22 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे वीडियो के। तो और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, या शेयर करो, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप इसके जीके की वीडियो भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं दोस्तों उसका भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।